बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, उसका हम सैंपल पेपर करने जा रहे हैं। बेसिकली सैंपल पेपर हम इसको नहीं कह सकते, ये है क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अभी तक आप लोग ने जो तैयारी की है, अब इसको टेस्ट करने का एक टाइम आ चुका है कि अभी तक आप लोग ने जो पढ़ा है क्या उसमें से कुछ मिलता जुलता है क्वेश्चन पेपर में कि नहीं। क्योंकि अगर आपको इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि आखिर पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बिहाफ पे आप तैयारी कर पाओगे। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जितनी भी तैयारी की है, एक बार इस क्वेश्चन पेपर को देखिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको आप देखोगे तो इससे एक आइडिया आपको मिलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी और तैयारी करनी है, जिसमें मैं पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कराऊंगा और ताकि चीजों को अच्छे से आप लोग समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले दिखा दूं ये कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, ये है 2023 और 24 का पेपर। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2025। ठीक है, यानी कि अब जो पेपर आएगा 2025 से लेकर 2026 के बीच में आएगा। अभी 2023-24 का हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पेपर में लाऊंगा 2024 से 2025। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पेपर की आपको तैयारी करनी है और उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन पेपर जो है आपको जब जाओगे S7 का एग्जाम देने, तो उसमें तो आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो ये दो की तैयारी मैं कराऊंगा, चाहे वो पोल साइंस की बात हो चाहे वो हिस्ट्री की बात हो। ठीक है, और 11th 12th में दोनों में ही कराऊंगा। तो अगर आपके भाई बहन जो 11th क्लास में पढ़ते हैं तो आप उनको वीडियो शेयर करेंगे, जो फर्दर वीडियो अपलोड करूंगा उसको। ठीक है, चलिए चीजों की करते हैं शुरुआत और हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए आया था मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर, और इसमें ये सामान्य निर्देश इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें वर्डों का लिमिट बताया गया है कि कितने में कितना वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है एमसीक्यू के साथ। एमसीक्यू जैसा कि आपको पता है कि पोल साइंस में टोटल 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि एमसीक्यू के लिए आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एमसीक्यू की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं। पहली बात तो ये कि जितनी भी चीजें यहाँ पे है क्वेश्चन पेपर का मैं यहाँ पे डिस्कशन करा रहा हूँ, तो साथ ही साथ मैं इसका एक पीडीएफ भी तैयार किया हूँ जिसमें सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं दे रखा हूँ। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, है ना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारे क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, उन चीज को मैं बना रखा हूँ। देखिए देखिए देख सकते हैं सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं दे रखा हूँ, लेकिन इसको आपको लेना पड़ेगा विकास स्टडी पॉइंट का जो नंबर है। ठीक है, आप उस पर मैसेज करेंगे तब जाके ये चीजें आपको देखने को मिल सकते हैं। सब चीज को मैंने सॉल्व करा रखा है, ये आपके लिए ही मैंने किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको मैसेज करना पड़ेगा और मैसेज करेंगे देन आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको चीजें मिल सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है, और क्वेश्चनों को समझाऊंगा। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिए गए हैं, कोड से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि अगर देखा जाए ये चार विकल्प दिए गए हैं हमें, और इन चारों विकल्पों का सबसे पहले हमें डेट पता होना चाहिए और उसके बाद हमें इसको अरेंज करना, मतलब सीक्वेंस वाइज करना है और उस हिसाब से करके चीजें लिख देनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ठीक है, अगला क्या लिखा है कि चीन में खेती का निजीकरण कब हुआ था। तो चीन में खेती का निजीकरण हुआ था 1978 में। अगला है चीन द्वारा खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई थी? 1978 में अपनाई गई थी। आगे चीन द्वारा अमेरिका के साथ राजनीतिक तथा आर्थिक एकांतवास की समाप्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में। ठीक है, कब की गई थी? 1972 में। अब आपको क्या करना है, इसी को व्यवस्थित करना है। देखो इस व्यवस्थित का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज करना है। ठीक है, देखिए एक चीज समझिए, चीन में खेती का निजीकरण ये थोड़ा सा लंबा टाइम चला था। ठीक है, ये इसका डेट 1978 है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो चला था ये चला था, यानी कि चौथा पहले हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? इसके बाद दूसरा हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है क्या कि भैया अगर हम सीधे तौर पे अगर देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सीक्वेंस ही तो करना है। लेकिन हमें एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, ये लिखा है कालक्रम अनुसार, मतलब काल क्रम अनुसार का मतलब ये होता है कि जो पहले घटित हुआ उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो हुआ वो लिखना है, और इस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले क्या घटित हुआ, ये वाली जो चीज है एकांतवास उसने खत्म किया, इस वजह से हमने नीचे से सीक्वेंस करके लिख दिया। यहां तक समझ आ जाइए। पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी देखिए मैंने एमसीक्यू की तैयारी आपसे नहीं करवाई है, एमसीक्यू की तैयारी मैं करवाने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल सॉलिड तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। एमसीक्यू की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराने वाला हूँ, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तो जाहिर सी बात वो पड़ी रही है, ठीक है, उसको भी देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये होता है अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम जो हद तक के आंसर होते हैं वो पहले या फिर दूसरे में ही होते हैं, तीसरा और चौथा बहुत कम होता है, अदरवाइज पहला और दूसरा यानी कि ए और बी में से ही ऑप्शन होते हैं। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसका आंसर हम देखेंगे। लेकिन इस बात को आप अपने ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं इसका जो आंसर होता है या तो ए होता है या तो बी होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि नाटो अमेरिका ने बनाया इसलिए था कि ताकि सुरक्षा मिल सके, ठीक है। आगे है कि अमेरिका ने अपनी आर्थिक योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की, बिल्कुल मदद की थी, ठीक है। एक मार्शल योजना तैयार किया था, बिल्कुल मदद किया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये भी क्वेश्चन सही है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, ये दोनों ही सही है। लेकिन अगर आप मैचिंग की बात करेंगे तो बिल्कुल ये चीजें मैच नहीं कर रही। क्यों नहीं मैच कर रही है, क्योंकि ये इसमें किसकी बात की जा रही है, सुरक्षा की बात करी है, मतलब किसकी सुरक्षा, एक सामूहिक सुरक्षा की बात की जा रही है, और इसमें पश्चिमी यूरोप को आर्थिक मदद देने की बात की जा रही है। यानी कि जो दोनों चीज है एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अभिकथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है, इस वजह से यहाँ पर बी पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट देखने को मिलेगा। इतना बात समझ में आ गई, बी पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लॉजिक निकाल निकाल के करना है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अभिकथन और कारण सेम। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था, बिल्कुल सही बात है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की लक्ष्य रखा गया था, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही एक तरह की बातें की जा रही है, दोनों ही मैच की जा रही है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में जब दोनों की ही बात हो रही है तो ये पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा कि अभिकथन ए कारण आर दोनों सही है, और कारण आर और अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, इस वजह से पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई चीजें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। 14 क्वेश्चन क्या लिखा हमारे आगे, 14 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि भारत और चीन के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें भारत और चीन के संबंधों के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर की बात करते हैं। देखिए अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दे दीजिए एंड देन वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, पहला इसका ऑप्शन ये दिया है कि भारत और चीन के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा लिखा है कि भारत और चीन में व्यापारिक संबंध भी है, बिल्कुल ठीक है। भारत और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी है, बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे सदस्य कैसे है, अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन अस्थायी सदस्य नहीं है बल्कि स्थायी सदस्य है, लेकिन जबकि भारत की बात करें तो ये अस्थायी सदस्य है, लेकिन है तो सदस्य, दोनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, इस वजह से सी वाला भी राइट हो जाएगा। डी की बात करते हैं, भारत और चीन दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, भारत में तो प्रणाली स्थापित है लेकिन चीन में नहीं है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कथन गलत है, और इसमें आपसे गलत ही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे आप ऑप्शन क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट करके आएंगे। समझ में आ रही बात, कौन सा ऑप्शन राइट करके आएंगे, डी ऑप्शन राइट करके आएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है कि वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। वित्त व्यवस्था मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से पैसे की देखरेख कौन करता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने क्या है, विश्व व्यापार संगठन, दूसरा ऑप्शन क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, तीसरा है
विश्व बैंक और चौथा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चौथा क्या हो जाएगा अपना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा वो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है ना वो क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन राइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 6th वाला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वह कौन सा बैंक है जो कि वैश्विक मानवीय विकास, कृषि, ग्रामीण विज्ञान विकास के लिए काम करता है? फेडरल बैंक काम करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष काम करता है, इसके साथ साथ विश्व बैंक काम करता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय बैंक काम करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व बैंक इस चीज के लिए काम करता है, विकास, कृषि, ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छठे का सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आपको आंसर देना है तो वीडियो को पॉज करके करना। ठीक है, आगे 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूची 1 सूची 2 के साथ मेल कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि सूची 1 और सूची 2 जिसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इधर क्या लिखा है कार्यकाल। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना, मैच करना। अब देखिए बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, अब यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है। ट्रिक क्या अपनाना है, इन चारों क्वेश्चनों में से जो भी आपको क्वेश्चन आता है, इन चारों क्वेश्चनों में से जो भी आपको क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, सबसे पहले हम उसको मैच करेंगे, फिर उसके बाद हम आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है? नहीं पता जी। आगे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो आप लोग को पता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, यानी कि बी का हो जाएगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष। ठीक, इसके साथ साथ अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैच करना है कि क्या ऑप्शन में इस प्रकार की चीजें हैं। तो देखिए ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हमने क्या लगाया, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा देखिए कहां कहां लिखा है, इसमें नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा। बी का तीसरा एक इसमें लिखा है, बी का चौथा इसमें, बी का दूसरा इसमें, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन आता था, लेकिन एक ही क्वेश्चन के वजह से आपने इसका सटीक आंसर दिया, राइट आंसर दिया, इस वजह से क्या हो जाएगा, चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक मैच करना है, फिर उसके बाद आपको आंसर चेक करना है, आंसर चेक करना है कि उसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। क्या अर्थ है भाई, खतरे से मुकाबला, बी ऑप्शन खतरे से सावधान, या फिर सी ऑप्शन खतरे से आजादी, या फिर डी ऑप्शन खतरे से समझौता। तो ये जो चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहला ही डेफिनेशन लिखवाया है कि सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आजादी। ठीक है, किससे आजादी, खतरे से आजादी। तो यानी कि यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि 8वें का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला समझते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा है, किसको खतरा है भाई, पठारी क्षेत्र को, या फिर दूसरा है समतल मैदानी क्षेत्रों को, तीसरा समुद्री तटीय क्षेत्रों को, या फिर समुद्री पहाड़ी क्षेत्रों को। तो आप एक लॉजिक लगा सकते हैं इसमें कि मान लेते हैं ये पूरा समुद्र है, ठीक है, ये सी है, अब इसके बगल में जाहिर सी बात है सिटी बसी हुई है, इस तरीके से लोग अपना रह रहे हैं, शहर बसा के रह रहे हैं। अब वैश्विक ताप वृद्धि हुई, वैश्विक ताप वृद्धि का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का जो हीट है वो बढ़ने लगा। जब पृथ्वी का हीट बढ़ेगा तो जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है वो पिघलेंगे। अब जब वो पिघलेंगे तो ये जो नदियों का जो लेवल है, सॉरी जो समुद्रों का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और जब समुद्रों का लेवल बढ़ेगा तो इसके आसपास में जो बिल्डिंग्स है या जो बस्तियां बसाई गई हैं सबसे ज्यादा खतरा उनको ही होगा ना। तो इसी वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होएगा समुद्र तटीय क्षेत्र, यानी कि समुद्र के बगल में रहने वाले या फिर जो शहर बसाए गए, जो बस्तियां बसाई गई हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा होगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थान को नीचे दिए गए
किसी उपयुक्त पद से भरिए, यानी कि एक लाइन दिया गया है और ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो ब्लैंक जगह है ना इसमें इसको फिल करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन को खतरा हो, यानी कि कौन से जीवन को, किस चीज को खतरा हो, बाहरी मूल्यों को या फिर आंतरिक मूल्यों को या फिर नैतिक मूल्यों को या फिर केंद्रीय मूल्यों को। ठीक है, तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूं कि केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। किसको? केंद्रीय मूल्यों को खतरा, यानी कि सब चीजों की बात की जा रही है। इसमें केंद्रीय में आ जाएगा आपका बाहरी आंतरिक सब आ जाएगा, क्योंकि केंद्रीय सेंटर्स की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चनों की तरफ। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 11वां क्वेश्चन लिखा है कि विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों के विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी में हुई तरक्की के कारण संभव हुआ है। क्या संभव हुआ है? ज्ञान के कारण संभव हुआ है, विज्ञान के कारण संभव हुआ है, राजनीति के कारण संभव हुआ है, या फिर प्रौद्योगिकी की वजह से संभव हुआ है। विचार, पूंजी, वस्तु, लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी में किसका हुआ है ये बताइए, विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का, ज्ञान का या फिर राजनीति का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजियों के माध्यम से चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई भी चीज हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाना संभव हो पाया है। तो इस वजह से इसका जो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखिए, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन, चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पर ये 11th क्लास के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 12वीं क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार थे। ठीक है, तो 12वें का जो ऑप्शन हो जाएगा, जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने चलिए बात कर लिया एमसीक्यू की। अब हम बात करने वाले हैं इन क्वेश्चनों पे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसके आंसर की बात करूंगा कि इसमें क्या लिखा जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। कहोगे क्यों? इसलिए ये आपकी डिमांड पर मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करूं, तो और कितना आंसर दिया जाए, कितनी लाइन लिखा जाए, 4 नंबर में कितना लिखा जाए, 6 नंबर में कितना लिखा जाए, 2 नंबर में कितना लिखा जाए, अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूं ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर कटे ना, तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और इसका देखिए मैं टारगेट अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन अब मैं टारगेट देता हूं, कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक एंड कम से कम 50 कमेंट तो होने ही चाहिए इस चीज के लिए कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपने ये कमेंट किया, अगर आपने वीडियो को इतना फैलाया अपने दोस्तों में कि इस पे 100 लाइक्स आते हैं, क्योंकि पेपर में आपको पता है अगले महीने 15 तारीख से आप लोग का पेपर शुरू हो जाएगा, उससे पहले पहले अगर आप लोग ने किया तो आप मानिए इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, पूरा टिप्स बताऊंगा, कितना लिखा जाता है, किस तरीके से टीचर चेक करते हैं, क्योंकि मोर देन 8 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के जो आंसर दिया जाता है ताकि टीचर एक भी नंबर ना काटे। ठीक है, क्योंकि हमारे इधर से पढ़े हुए बच्चे 100/100 भी लेके आए। ठीक है, और इस चीज का आप प्रूफ आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियोस अपलोड भी की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का एक छोटा सा टारगेट है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, 100 लाइक है और कम से कम 50 कमेंट आप लोग के द्वारा होना चाहिए। मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन का अर्थ बताता हूँ। तो क्या लिखा है? अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले ना हम एक काम करते हैं, हम इसको देख लेते हैं, हाँ पैसेज को देख लेते हैं, पैसेज देख लेते हैं, कार्टून देख लेते हैं, और एक पैसेज, कार्टून और एक मैप के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, हम उसको समझेंगे। तो देखिए पैसेज में सबसे पहला पैसेज क्या है, 24वें नंबर पे आता है। क्या लिखा है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? अप्रैल 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए।
और संघर्ष रत्न लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य बाध्य होकर संसद को बहाल कर दिया। बहाल करने का मतलब क्या होता है कि भंग कर दिया, ठीक है। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन, जिसको हम कहते हैं 7 पार्टी अलायंस ने किया था। माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था, ठीक है। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए और 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल को यह बात स्वीकार हो इस तरीके से ऐसा नहीं था, ठीक है। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत ही ज्यादा शंकित थे, ठीक है। अब इसके बिहार पे हमें आंसर देना। तो देखिए आंसर किस तरीके से, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाली संसद को भंग कब किया। तो अब देखिए इसका आंसर ढूंढने के लिए अब यहाँ पे क्या है, सारा अंकों में आंसर लिखा हुआ है, तो हमें इस पैसेज में देखना है कि कहाँ कहाँ अंक है। तो देखिए अंक एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है, या तो इसका आंसर 2006 होगा या तो 2002 होगा, लेकिन अब पढ़ना भी तो पड़ेगा क्योंकि इसमें भंग करने की बात लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2002 में देखिए यहीं पे लिख दिया गया है कि भंग कर दिया गया, कब 2002 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि पहले का जो आंसर हो जाएगा बी। समझ रही बात, इस तरीके से आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों का नेतृत्व कौन कर रहा था। नेपाल कांग्रेस पार्टी, या फिर नेपाल गोरखा गठबंधन, नेपाल माओवादी गठबंधन, या फिर सप्तदल गठबंधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा है कि मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधनों ने किया था। तब देखिए यहाँ पे इसका जो राइट हो जाएगा, इसी को 7 दल तो कहीं लिखा नहीं है, इसी को सप्त कहा जाता है, तो सप्त दल गठबंधन, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि नेपाल के माओवादी नेता नेपाल के संविधान में क्या शामिल करना चाहते थे, यानी कि किस चीज को शामिल करने की बात कर रहे थे। तो किस चीज को कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रम को शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये यही लिखा हुआ कि नेपाल के संविधान में मूलगामी सामाजिक, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। 24वें का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि नेपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य बताना है जो सही नहीं है। तो क्या लिखा है कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। नेपाल में कई वर्षों तक संवैधानिक राज्य सही है। माओवादी राजा के खिलाफ थे, ये भी सही है। वर्तमान में नेपाल में लोकतंत्र, ये भी सही है। यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा है और गलत का ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 24वें का एक, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है मैप का। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मैप में किस तरीके से आंसर दें। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करना है आपको, मैप के क्वेश्चन को करने के लिए ये जो चीज है ना, ये जो बना हुआ तालिका, इसको आप अपने पेपर में, आप अपने आंसर शीट में एज इट इज बना दो, ठीक है। पहली चीज तो ये एज इट इज जैसा लिखा हुआ उस तरीके से आपको बना देना है। दूसरे नंबर पे क्या करना, अब आपकी बारी आती है क्वेश्चन पढ़ने की। क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना। क्या लिखा है, वह रियासत जिसने आजादी के बाद भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो मैंने बताया था 4 ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने मना कर दिया था भारत में शामिल होने से। कौन कौन से, एक जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद, एक मणिपुर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें मैप में कहां कहां हमें ऑप्शन दिया है। तो देखिए मैप में हमें ऑप्शन दिया है, एक ये डी वाला, एक ए, एक बी और एक सी। और यहाँ पर भी सबसे पहले आपको स्टेट पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। नहीं पता है तो स्टेट के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता रखी है, ठीक है। उसका वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने भर भर के उस पर समझो कि कमेंट भी किया है कि किस तरीके से मैंने चीजों को याद करवाया। तो आप भी एक बार जरूर देखिएगा उस वीडियो को। देखिए यहाँ पर ए की बात करूं तो ये हो गया गुजरात, ठीक है। यहाँ पे डी की बात करूं तो ये हो गया झारखंड। यहाँ पे सी की बात करूं तो ये हो गया आपका हैदराबाद, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बी की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा,
आपको इसका आंसर देना है। आंसर किस तरीके से देंगे? पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि वह रियासत जिसने आजादी के बाद भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो अब ये पूरा लगाया गया है, अगर जूनागढ़ होता तो इस साइड लगाया जाता। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ये पूरा लगाया गया हुआ है तो यानी कि गुजरात तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, झारखंड तो हो ही नहीं सकता, महाराष्ट्र भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? एक ही बचा है, जैसे कि मैंने बताया हैदराबाद। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे इसका ऑप्शन लिखना होता है जो लिखा है ना सिंबल, क्या लिखा है? सी। तो यहाँ पे लिखना है सी और इसके सामने लिख देना है हैदराबाद। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि जूनागढ़ रियासत से संबंधित है। अब जूनागढ़ है कहाँ पे? गुजरात में। तो गुजरात का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? दूसरा क्वेश्चन ए और ए लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देना है? गुजरात लिख देना है। ठीक है। अगला अगला क्या पूछा जा रहा है कि वह राज्य जहां पर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है। अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में। तो इसका सिंबल क्या लिखा है? बी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है बी, यहाँ पे लिख देना महाराष्ट्र। और लास्ट वाला क्या लिखा है? वह राज्य जिसका गठन क्षेत्रीय संस्कृति एवं विकास के आधार पे हुआ था, ये हुआ था झारखंड। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे झारखंड का जो सिंबल दे रखा है डी, यहाँ पे आपको लिख देना डी, यहाँ पे लिख देना झारखंड। तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आप ये तालिका बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये 4 जगह का नाम आपको पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद मैच करेंगे कि कौन सा जगह कहाँ पे और किस तरीके से, आप उस तरीके से करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नीचे दिए गए कार्टून चित्र का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिखा दूं मैं। एक इमेज में देखिए कुछ इस प्रकार से कि पेड़ है, पेड़ के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं और इनको गिराने की चेष्टा कर रहे हैं, इनको गिरा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो लोग पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं ये पक्ष वाले लोग हैं। ठीक है। पक्ष मतलब जिसकी सरकार है, और जो खींच रहे हैं विपक्षी लोग हैं, और बाकी जो देख रहे हैं वो जनता है, आम जनता। तो अब इसी के भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्टून में रस्सी का खेल किसके बीच चल रहा है? तो पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रहा है। पेड़ पर बैठे नेता किस पार्टी के होता है? तो पेड़ पे बैठे हुए जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है। अगला है पेड़ के ऊपर बैठे नेता और नीचे खींच रहे रस्सी वाले जो नेता के बीच में क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि इनकी सरकार चल रही है, इनकी सरकार नहीं चल रही है, और ऐसे में ये लोग चाहते हैं इनको गिराना। और गिराने के लिए वो जैसे पक्ष जो विपक्षी जो लोग होते हैं वो तरह तरह की चीजें सरकार के सामने पेश करते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, किस बिहाफ पे किया, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इसी वजह से इनके बीच में अंतर यह है कि एक पक्ष और एक विपक्ष दो अपने अपने तर्क रखते हैं और सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, और ताकि एक विकल्प के रूप में अगर इनकी सरकार गिर जाती है तो सरकार के तौर पर विपक्षी दल आ जाएंगे। देखिए इस चीज को भी मैंने लिख रखा है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और साथ ही साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, कि किस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यही है ना, देखिए हर चीज को मैंने सॉल्व करवाया है। देखिए यहाँ पर भी मैंने सॉल्व कराया है लिख करके। यहाँ पे मैप के क्वेश्चनों को भी देखो मैंने सॉल्व कराया है। यहाँ पे देखिए ये अभी ये कार्टून की बात कर रहे थे ना, देखो पूरा का पूरा मैंने लिखा हुआ है सिर्फ आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो इसका पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। ठीक, और अगर आप चाहें मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया 50 कमेंट से पहले मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, 100 लाइक से पहले मैं बिल्कुल इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे दो दो अंक के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अब दो दो अंक के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आसियान शैली से आप क्या समझ सकते हैं, आसियान के देशों ने इसे क्यों अपनाया। तो आसियान शैली क्या होता है? आसियान शैली मतलब आसियान के देशों का तौर तरीका, जिस हिसाब से वो रहेंगे, जिस हिसाब से आपस में ट्रीट करेंगे, जिस हिसाब से आपस में व्यवहार करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, युद्धों में सहायता करेंगे, उसी को आसियान शैली कहा गया। इनके देशों के बीच में क्यों अपनाया गया? अपनाया इसलिए गया ताकि एक दूसरे देशों का भला हो पाए, एक देश दूसरे देश को सपोर्ट करे। जिस चीज में दो देश पीछे हो, कम से कम उस चीज में वो देश उसको हेल्प कर पाए। ठीक है, ये चीज है। निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर किसे कहते हैं? तो भाई देखिए वीटो पावर किसको दिया गया है? उसको दिया गया है जैसे आपने यूएनओ में सुरक्षा परिषद सुना है। ठीक है, अब सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबरों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। एक 5 प्लस में 10, ये जो 5 होते हैं ये होते हैं स्थायी, और 10 क्या होते हैं? अस्थायी।
अब मान लेते हैं किसी विशेष मुद्दे पे इन 10 ने हामी भर दी कि हाँ ये काम होना चाहिए, इन 5 में से 4 ने कह दिया कि हाँ ये काम होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें से किसी एक ने भी वीटो पावर का यूज कर लिया ना, तो ये समझो कि अगर ये सबने हाँ बोल रखा है तो इनकी बातों की वैल्यू नहीं होगी, बातों की वैल्यू किसकी होगी, इस एक व्यक्ति की बातों की वैल्यू होगी, क्योंकि इसके पास वीटो पावर है। मतलब ये 5 देशों का वीटो पावर है, 5 देशों के पास वीटो पावर होता है और इस पावर को वो अपने हिसाब से यूज करते हैं। अगर किसी मुद्दे को पास होने से रोकना होता है तो उस वीटो पावर का यूज किया जाता है। तो इसी को हम निषेधाधिकार कहते हैं कि ये निषेध कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निषेध। किसी भी काम को क्या कर दिया जाता है? एक तरीके से निषेध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? सुरक्षा परिषद में इसका क्या महत्व? अभी जस्ट मैंने आपको बताया किसी भी मुद्दे को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे मानवाधिकारों के किन्हीं 2 प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मानवाधिकार क्या होता है? जो नागरिक अधिकार होता है, ठीक है, नागरिकों के जो राइट्स होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया और इसके साथ साथ जीवन जीने का अधिकार हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो अधिकार होते हैं मानवाधिकारों में आते हैं। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 16वां क्वेश्चन। जल युद्ध से आप क्या समझते हैं? देखिए एक ऐसा युद्ध होना जो कि जल के मैटर में होना, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सिंधु जल बंटवारे की बात करें जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहा है, कर्नाटका और तमिलनाडु की बात करें जो कि कावेरी गंगा जल बंटवारे को लेकर थोड़ा सा विवाद है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो ऐसा युद्ध जो कि जल के ऊपर बेस करता है उसे हम क्या कहते हैं? जल युद्ध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी कि अपने प्रोडक्ट सर्विस सेवा जितनी भी चीजें हैं उसको दूसरे देश में भेजना और दूसरी चीज की चीजों को अपने देश में लाना, यही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। सर्वप्रथम कब और कहां पर साम्यवादी दल की सरकार बनी थी जो कि लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी थी? तो ये बनी थी अपने 1957 में। कहां बनी थी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी मैं आपको यही कह रहा हूं कि इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन वो तभी किया जाएगा जो कि मैंने आपको बताया है उस चीज को आप फुलफिल करेंगे तब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है सुरक्षा परिषद। अभी तो हमने जो बात किया वो एक नंबर के क्वेश्चन, मतलब 1+1 2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम जो बात करने वाले 4 नंबर के क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए कौन से मापदंड निर्धारित किए गए, यानी कि क्या चीज निर्धारित किए गए? तो अगर किसी व्यक्ति को सुरक्षा परिषद में सदस्यता हासिल करनी है, अगर किसी देश के व्यक्ति को सुरक्षा परिषद में सदस्यता हासिल करनी है, तो ऐसे में वो जो देश होना चाहिए उसके पास सबसे पहले अच्छी खासी जनसंख्या हो, अच्छा खासा क्षेत्रफल हो, वो हमेशा यूएनओ में योगदान करता हो, साथ ही साथ वो शांति के लिए हमेशा प्रयास करता रहता हो, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो इसको अच्छे से और एक्सप्लेन होता है आगे। शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन का मतलब होता है किसी दूसरे देश को इतना प्रबल मत बनने दो, इतना ताकतवर मत बनने दो जो तुम्हारे लिए वो खतरा पैदा कर दे, इसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति संतुलन। किसी देश को इसे कायम करने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। अगर कोई देश इसको कायम करना चाहता है तो सबसे पहले निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे सकता है, दूसरे नंबर पर गठबंधन को बढ़ावा दे सकता है, संधियां कर सकता है, तो इस सब तरीकों से वो क्या कर सकता है? आपस में कोऑर्डिनेशन बना सकता है। सोवियत प्रणाली की असफलता के किन्हीं 4 कारणों की बात करें। देखिए सोवियत संघ क्यों असफल रहा? पहला, वहां पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था, साथ ही साथ उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी, वहां की जनता को मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, जो सटीक आंसर था वो नहीं दिया जा रहा था, साथ ही साथ वहां पे महंगाई बढ़नी शुरू हो गई थी, लोगों के मन में ये लगने लगा कि पूंजीवाद ज्यादा तरक्की कर रहा है, साम्यवादी उतनी तरक्की नहीं कर रहे। ठीक है, शॉक थेरेपी क्या है तथा इस मॉडल को किस देश में निर्धारित किया गया? तो शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस मॉडल का नाम जिसने दिया है IMF और विश्व बैंक ने इस मॉडल का नाम दिया है। ये अमेरिका के द्वारा किया गया था, और ये किसके लिए किया गया था? जो भी ऐसे देश जो कि सोवियत संघ से अलग हुए थे उन देशों के लिए किया गया था, और खासकर रूस में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से रूस की जो आर्थिक जो ढांचा है वो बहुत ही समझो कि चरमरा उठी थी, और वहां के 90% उद्योगों को सस्ते रेट पे बेच दिया गया था, है ना? इस प्रकार से चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन से उद्देश्य हैं? कौन कौन से उद्देश्य हैं भाई? सबसे पहले यूरोपीय संघ के गठन के पीछे जो उद्देश्य है आपसी देशों को तालमेल बढ़ाने में योगदान करना, एक दूसरे देशों की हेल्प करना,
ठीक है, आर्थिक स्थिति मजबूत करना, सामाजिक स्थिति मजबूत करना, राजनीतिक स्थिति मजबूत करना, सैनिकी स्थिति मजबूत करना, ठीक है, साथ ही साथ उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में सामने आना, ये सब इसके कारण हो जाएंगे। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, बिल्कुल, क्योंकि चीन ने, जैसा कि अभी हमने ऊपर ही बात किया था, कि चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि 1972 में उसने WTO जो विश्व व्यापार संगठन में उसमें अपना एक तरीके से समझो कि रोल प्ले करना शुरू कर दिया। आगे चल के 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाया, खेतों में निजीकरण कर दिया, अमेरिका के साथ जो एकांतवास था, हाँ 1972 में जो अमेरिका के साथ एकांतवास था उसको खत्म किया। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में योगदान करना शुरू किया, ठीक है, व्यापार करना शुरू किया, इस प्रकार की चीजें उसने की। तो हम ये कह सकते हैं कि चीन ने बहुत तेजी से तरक्की की और उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में सामने आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा कि सामाजिक समरूपता तथा सामाजिक वैविध्यीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण की वजह से हर जगह पे एक ही जैसे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक समरूपता कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक समरूपता कहते हैं। और सामाजिक वैविध्यीकरण का मतलब क्या होता है, वैविध्यीकरण का मतलब ये होता है कि हर जगह अगर बात किया जाए तो वैश्वीकरण की वजह से जहां पर पहले एक संस्कृति हुआ करती थी, वही पे अब कई सारी संस्कृतियां आ गई देश में। अपने देश का एग्जाम्पल ले लो, हमारे देश में पहले कैसी संस्कृति थी, लेकिन अब जब से हमने वैश्वीकरण को अपनाया है, विभिन्न जगहों की अलग अलग संस्कृतियां आ जाती हैं, अंग्रेजी जो त्योहार है वो हम पे हावी हो जाते हैं और हम उस चीज को सेलिब्रेट करने को आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना 23वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 6 नंबर का, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सोवियत संघ के विघटन के पीछे कई सारे कारण थे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन हो गया, नौकरशाही का संख्या कसता चला गया, साथ ही साथ वहां के लोगों को मीडिया गलत जानकारी दे रही थी, वहां की महंगाई बढ़नी शुरू हो गई थी, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता वस्तु का आयात करना पड़ गया था, ठीक है। ये सब कारण है, इसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। आगे, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे थे। बहुत ही अच्छे संबंध थे। जिस समय सोवियत संघ और अमेरिका हुआ करते थे, शीत युद्ध चलता था, उस समय हम सबसे ज्यादा जो क्लोज थे वो थे सोवियत संघ के, क्योंकि सोवियत संघ ने हर हमेशा हमारी मदद की है। और बात करें 1972 में, 1971 में जब बांग्लादेश को छुड़ाने के लिए हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई मोल ली थी, और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का हेल्प करने के लिए अमेरिका आ गया था, उस समय भारत की हेल्प करने के लिए रूस आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो संबंध था काफी अच्छा रहा है, ना सिर्फ युद्ध के मामले में, बल्कि चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे वो वस्तु की बात किया जाए, चाहे किसी भी चीज की बात किया जाए, चाहे रिलेशन की बात किया जाए, हर एक चीज में भारत और रूस का अच्छा संबंध रहा है, या फिर उन देशों के साथ अच्छा संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया में कितने देश है और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति तथा सहयोग को बढ़ाया किस तरीके से दिया जा सकता है। तो दक्षिण एशिया में देशों की बात की जाए तो 8 देश है, जैसे कि आपको पता है सार्क में 8 देश है, और ये इसमें जितने भी देश है इनका सिंपल सा जो उद्देश्य है वो यही है कि शांति सहयोग को बढ़ावा देना, एक दूसरे देशों की हेल्प करनी है, युद्ध की स्थिति में एक दूसरे देशों को सहायता करनी, एक देश पे आक्रमण सभी देश पे आक्रमण समझा जाएगा, और इस तरीके से चीजें की गई है, ठीक है। आगे, श्रीलंका में जाति संघर्ष लंबा दौर चला। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एमसीक्यू थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, बट यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, ये सब इजी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे श्रीलंका में जाति संघर्ष का जो दौर है वो लंबा क्यों चला, क्योंकि हमें ये बात पता है श्रीलंका में सिंगलियों लोगों का सबसे ज्यादा रहने की वो था, मतलब समझो कि 74% वहां पे सिंगली हुआ करते थे, और 18% वहां पे तमिल हुआ करते थे, और बाकी के जो थे वो वहाँ पे ईसाई लोग रहा करते थे। तो ऐसी स्थिति में सिंगली सिर्फ अपने ही लोगों को ध्यान देते थे, तमिलों के साथ थोड़ा भेदभाव होता था, और यही जन संघर्ष शुरू हुआ था आपस के बीच में, और धीरे धीरे करते 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 वहाँ पे भारत ने क्या किया था, वहाँ पे शांति सेना भेजा था, और उस समय राजीव गांधी का टाइम चल रहा था, और ऐसी सिचुएशन में तमिलों को लगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और लिट्टे के संगठन ने क्या किया, उस समय राजीव गांधी की हत्या करवा दी थी 1991 में, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे जो जाति संघर्ष बहुत ही तेजी में चला, लेकिन आगे चल के नार्वे की मध्यस्थता में जो जाति संघर्ष धीरे धीरे वहां पे कम हो गया, और लमसम ना के बराबर है, लेकिन आज भी कुछ चीजें देखने को मिल जाती है। साझी संपदा पर तो अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है। साझी संपदा मतलब अलग अलग जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं वो हम सबकी है, साझी है,
पर्यावरण किसका, एक का है क्या, नहीं सबका है। अगर एक नुकसान करेगा तो सबका नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ, अलग अलग जिम्मेदारी होने का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण आज इतना प्रदूषित है, तो इसके पीछे कारण ये है कि जो अमीर देश है उन्होंने पर्यावरण को दोहन ज्यादा किया है, मतलब दुरुपयोग ज्यादा किया है, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और जो गरीब देश है उनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम बनती है। तो ऐसे में अमीरों की ज्यादा जिम्मेदारी, गरीब देशों की थोड़ी कम जिम्मेदारी, या फिर विकासशील देशों की थोड़ी कम जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि साझी परंतु जिम्मेदारियां अलग अलग कहते हैं। ठीक है। अगला, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जाती है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता करने के पीछे कई सारे कारण है, क्योंकि आज लोग पर्यावरण को लेकर बहुत ज्यादा समझो कि पर्यावरण दोहन पे लगे पड़े हैं। ठीक है, तेलों का ज्यादा ज्यादा यूज करना, नई नई टेक्नोलॉजियों के माध्यम से सुरंगें बनवाना, ठीक है, नए नए विस्फोटक हथियार तैयार करवाना, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करना, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़े जा रही है। और इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल चल ही रहा है ना। इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। अगला क्या लिखा, आजादी के बाद भारत को राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में 3 चुनौतियां बताइए। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां, जैसे कि हमें पता है कि एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र को कायम करना, और इसके साथ साथ सबका कल्याण करना, ये 3 प्रकार की चुनौतियां होती हैं राष्ट्र निर्माण की। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करना है। और अगला क्या लिखा, आजादी के बाद हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में किस प्रकार से विलय किया गया। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आजादी जब हुई थी ना, तो उसमें 4 ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं हुए थे। उसमें से एक हैदराबाद भी था। हैदराबाद वाले ने कहा, उस्मान अली खान ने कहा कि हमें शामिल नहीं होना है। तो भारत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप शामिल मत होइए, आप अपना स्वतंत्र राज्य बना के रहिए, ठीक है, स्वतंत्र अपना साम्राज्य चलाइए। लेकिन आगे चल के बाद में पता लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ मिली भगत हो रही है, पाकिस्तान के साथ समर्थन लिया जा रहा है। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में जाकर वहां के राजा को राजा से थोड़ा युद्ध करके वहां के लोगों से जन संग्रह करवा के मत लेकर कि आप भारत में शामिल होना चाहते हो कि नहीं। और ऐसी सिचुएशन में सबने हामी भरी, क्योंकि वहां पे 80% जो लोग थे वो हिंदू थे, और इस तरीके से भारत में उनको शामिल करवा लिया गया। तो इसी के बारे में ये चीज पूछा गया। बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन है सब हमारे नोट्स में देखने को मिल जाएंगे, छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू मैंने नहीं करवाया, एमसीक्यू मैं आपको करवा दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन इजी इजी है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना अगर क्वेश्चन आंसर को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्या किस तरीके से सैंपल पेपर लगा जरूर आप लोग बताइए। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।